ईरान और अमेरिका की टेंशन्स के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चर और डिप्लोमेसी हर तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और दोनों साइड्स के जो एलाइज हैं उनमें भी हलचल नज़र आ रही है। इसके अलावा रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, पुतिन ने पहली बार सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शरा से मुलाकात की है मॉस्को में, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा जो ओवरऑल जो टेंशन्स चल रही हैं जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और चाइना सब रीजनल ममालिक तकरीबन एक्टिव हो गए हैं और अपने अपने तौर पर एक्शंस ले रहे हैं। इस वक्त इस पूरे मामले की क्या सिचुएशन है, ईरान की तैयारी और अमेरिका की आई बॉलिंग, आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गल्फ रीजन में अमेरिका की इन अरब ममालिक में बहुत अहम बेसिस हैं, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, और वहां पर अमेरिका के की एयर डिफेंस सिस्टम्स नस्ब हैं और इनकी जॉइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस भी चलती रहती हैं। इस फैक्ट को जहन में रखते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि इन बेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से, लेकिन यूएई ने क्लियरली कह दिया कि हम अपनी सरजमीन और एयर स्पेस यूएस को अलाउ नहीं करेंगे कि वो ईरान के खिलाफ एक्शन ले, और यही बयान अब सऊदी अरब की जानिब से भी आ गया है क्लियर अल्फाज में। उन्होंने कहा है कि इस रीजन में हम जंग का पार्ट नहीं बनेंगे, और सऊदी अरब तो वैसे भी इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है और किसी किस्म की झड़प या जंग सऊदी अरब को सूट नहीं करती, क्योंकि सऊदी अरब के इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं और अगर यहाँ पर जंग छिड़ जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो पॉसिबल हाल हो सकता है वो सारी दुनिया जानती है। अगर ईरान उसको चोक कर देता है तो दुनिया की तकरीबन 25 से 30% तक ऑयल सप्लाईज मुतासिर होंगी, जिससे ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को बड़ा नुकसान हो सकता है। चाइना, सऊदी अरब, भारत, इन सब की मोस्टली ऑयल सप्लाई लाइंस इसी रास्ते से गुजरती हैं, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि एक तरफ तो इन अरबों ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है और दूसरी तरफ इन्होंने अमेरिकन को बेसिस भी दी हुई है। तो तकरीबन 3 साइड से इन्होंने ईरान को घेरा हुआ है अपनी इन मिलिट्री बेसिस के जरिए, और हमने ये भी देखा था इस वीडियो में कि यूएस का स्ट्राइक कैरियर जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बहुत सी वॉरशिप्स हैं, अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप, ये भी मिडल ईस्ट के पानियों में पहुंच चुका है और ये एशिया पैसिफिक के समंदरों से सफ़र तय करता हुआ अब ओमान के करीब खड़ा है। और रिपोर्टेडली अभी तक इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस नहीं किया, अभी गल्फ ऑफ ओमान के पास ही खड़े हैं, और गल्फ ऑफ ओमान से जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करते हो तो वहां पर आ जाता है पर्शियन गल्फ जहां ज़्यादातर ईरान के पानी हैं, और वहां अब ईरान मशकें कर रहा है। ईरान भी पैगाम दे रहा है कि हम चुप नहीं बैठे। एक तो ईरान ने पर्शियन गल्फ के ऊपर जो इनका बॉर्डर है, बंदर अब्बास पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है, इनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें इजाफा कर दिया है। इसके अलावा ईरान ड्रोन एक्सरसाइजेस कर रहा है और यहाँ ईरान मशकें कर रहा है अपनी सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की, और इस हवाले से वो यूएस को पैगाम दे रहे हैं कि आपके हर मूव पर हमारी नज़र है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंट्री आती है चाइना की, जो कि रिपोर्टेडली सैटेलाइट के जरिए ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि चाइना की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो यूएस पर नज़र रखे हुए है, और इस हवाले से की डेटा वो ईरानियंस को फराहम कर रहे हैं कि क्या पोजीशन है यूएस की। आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि यूएस की हेजीमनी को चैलेंज कर दिया गया है, यानी जो सिस्टम्स यूएस के हैं उनके मुकाबिल चाइनीज सिस्टम्स भी आ चुके हैं। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि ईरान ने अमेरिकन जीपीएस सिस्टम को डिच कर दिया है और चाइनीज बेडू नेविगेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, और अमेरिकन जीपीएस की वजह से इजराइल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी ईरानियन टॉप ऑफिशियल्स को निशाना बनाने में, और इसलिए उन्होंने अब स्विच कर लिए हैं चाइनीज सिस्टम्स की तरफ, और जिस लेवल की उनके ऑफिशियल्स एहतियात बरत रहे हैं वो भी बड़ी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। वो अपनी लोकेशंस तब्दील कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर नहीं रहे वो, और वो लोकल मेड या चाइनीज़ मेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि पेजर वगैरह। और आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर्स को भी पेनिट्रेट कर लिया था, लेकिन अगर आप चीज़ चाइना से ले रहे हैं या ख़ुद बना रहे हैं तो उसमें यह ख़तरा नहीं है कि इजराइल उसमें पेनिट्रेट करेगा। ये पेजर हिजबुल्लाह ने एक ऐसे कंट्री से मंगवाए थे जो कि अमेरिका का भी एलाय था। इसके अलावा चाइना रेडार सिस्टम्स में भी ईरान की रिपोर्टेडली मदद कर रहा है, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना बड़ी मिकदार में हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है ईरान को, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले की कंपोनेंट्स हैं।
और ईरान के मिसाइल्स को पावर अप करने के लिए फ्यूल भी सेंड कर रहा है, जिससे ईरान के 500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्टिव हो सकेंगे। डेफिनेटली इन सप्लाईज की वजह से ईरानियन कैपेबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है और F-35 को भी वो काउंटर करने की एबिलिटी अब रखते हैं। इसके अलावा रूस की भी पूरी सपोर्ट है। रूस और ईरान के दरमियान तो एक मुआहदा भी है जिसमें वो अपने जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है वो शेयर करते रहते हैं। तो इसी प्रिपेयर्डनेस की वजह से अमेरिका इस वक्त बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ आगे चल रहा है और रिपोर्टेडली अभी तक वो ओमान के पानियों में ही हैं और उनका जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो आगे नहीं बढ़ा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में भी तेज़ी कर दी है। बहुत से अरब ममालिक से बातचीत की है और तुर्की का भी विज़िट आज कर रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, और वो अपने एलाइज के साथ मिलकर ये लॉबिंग करेंगे कि अमेरिका की इस पॉसिबल स्ट्राइक को नाकाम बनाया जाए और बताया जाए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए। ना सिर्फ ट्रेड बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और अमन सलामती के लिए भी ये हमला बहुत ख़तरनाक साबित होगा। सऊदी अरब और यूएई के अलावा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि ईरान पर हमले को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बेशक वो एक नेटो एलाय हैं अमेरिका के, लेकिन वो अमेरिका को समझा रहे हैं कि ईरान पर हमला एक वाइज ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए, और वो भी अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि यूएस और ईरानियन ऑफिशियल्स के दरमियान एक इनडायरेक्ट कन्वर्सेशंस और राब्ते भी हो रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे तक कन्वे किया जा रहा है मीडिएटर्स के ज़रिए, और पॉसिबली उसमें सऊदीज़, तुर्क और कतरी ऑफिशियल्स शामिल हैं जो कि इस मामले को डिफ्यूज़ करने में सबसे एक्टिव हैं। इस वक्त अमेरिकन और इजरायलीस के लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जिसने इजराइल में एक हैवोक क्रिएट किया था और इजराइल 20 से 30% तक इन मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा था। और एक्सपर्ट ने भी यही कहा था कि अगर आप 80% तक भी एयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए इन मिसाइल्स को रोक लेते हो तो 20 से 30% जिन मिसाइल्स को नहीं रोक पाते उनका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है जब आपका कंट्री बहुत छोटा होता है। यानी वो इजराइल की बात कर रहे थे कि इजराइल एक बहुत नैरो कंट्री है, तो वहाँ पर अगर इतने ज़्यादा मिसाइल्स गिर जाते हैं शहरों में, जो हमने देखा तेल अवीव, हाइफा पर, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बुरी तरह से चैलेंज हो जाती है, जो हमने वो 12 रोज़ा जंग में देखा भी था। और आज के ईरान की सिचुएशन जून वाले ईरान से बहुत बेहतर है, जब इनको एडवांस चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट और चाइनीज़ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हासिल है और रूस भी मदद कर रहा है। और इस हवाले से रूस भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आता है, क्योंकि एक एक करके ये चाइना और रूस के जो एलाइज थे इनका खात्मा किया जा रहा है। एक तो वेव हमने 9/11 के बाद देखी, फिर अरब स्प्रिंग में देखी, जिस तरह इराक, शाम, लीबिया और मिस्र में स्टेबल हुकूमतों को गिराया गया और सीरिया ने काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस की बशार अल असद के अंडर, वो भी पिछले साल गिर गई हुकूमत। और फिर जो वेनेजुएला में एक्शन किया अमेरिका ने चाइना और रूस के एक और दोस्त पर, तो इससे चाइना और रूस का जो ईस्टर्न एक्सिस है वो वीक होता है। तो इस बार ये भी ज़रा खुलकर आ रहे हैं कि आप हमारे एलाय यानी ईरान को टारगेट कर रहे हो तो हमारा भी हक बनता है कि हम इसको सपोर्ट करें, जिस तरह आप अपने एलाय इजराइल को सपोर्ट करते हो हर तरह से। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वो चाइना जिसके बारे में मशहूर है कि वो डायरेक्ट जंगों में नहीं पड़ता, इस बार रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने ईरान को ज़रूरी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। और ईरान का गिर जाना इस पूरे एशियन रीजन के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। और ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या पावर्स हैं ईरान के पास जिनकी वजह से ईरान को गिराना बड़ा मुश्किल है। ये 12 रोज़ा जंग के बाद जिसमें इतने टॉप ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर दिया, ईरान अभी भी खड़ा हुआ है और उनकी आबादी भी खड़ी हुई है उनके साथ। बेशक वो प्रोटेस्ट निकालते हैं, लेकिन जब फॉरेन इंटरवेंशन की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट कि कौन हुकूमत कर रहा है। तो ये नुकसान होगा पूरे रीजन का। चाइना और रूस का जो ईस्टर्न एक्सिस है वो वीक होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और ये एक वेकअप कॉल होगी बाकी रीजनल पावर्स, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की वगैरह के लिए कि ईरान जैसा मजबूत सिस्टम अगर हम गिरा सकते हैं तो कल को आपको भी गिराया जा सकता है, आप इससे मुबर्रा नहीं। तो इन सब रीजनल ममालिक की ये कोशिश है और होनी भी चाहिए कि ईरान में ये जो सिस्टम है ये कायम रहे। मतलब एक मैसेज जाना चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप इतनी आसानी से यहाँ पर अपनी मर्जी से रिजीम चेंज नहीं कर सकते बाय फोर्स।
और ईरान के पास ऐसी डेप्थ है कि उसको गिराना बड़ा मुश्किल है। एक तो ईरान की जो ज्योग्राफी है, जिस तरह वो कैस्पियन सी के ज़रिए रूस को कनेक्ट करते हैं और अफ़गानिस्तान के ज़रिए चाइना को, और नीचे उनके अरेबियन सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, तो ये ज्योग्राफी उनको एक यूनिक पावर देती है। इसके अलावा ईरान की मिलिट्री पावर है, इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, फिर इनका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। और ये भी वेस्टर्न एनालिस्ट देख रहे हैं कि लीबिया की तर्ज पर चढ़ाई करके ईरान के अंदर हुकूमत का खात्मा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वहाँ पर इन्होंने चढ़ाई की थी तो वहाँ बहुत से रेबल्स, बागी ग्रुप थे। ईरान में ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान में जो इख्तलाफ है लोगों का वो अपनी हुकूमत से है, महंगाई पर, और जब बात होगी फॉरेन इंटरवेंशन की, फॉरेन कब्जे की, तो ये सब एक हो जाएंगे। इसके अलावा IRGC है, एक मजबूत सिस्टम है, और US ने एक बार फिर इनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दी है, इनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनके जो हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। इराक, यमन, लेबनान और सीरिया में तो खैर किसी हद तक, बल्कि तकरीबन टोटली ईरान का खात्मा हो चुका है अहमद अल-शरा की हुकूमत के बाद। और यहाँ पर यह भी क्लैरिटी नहीं है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बिल्कुल ही कोई कन्वर्जेंस है आइडियाज़ का कि हमने ईरान पर स्ट्राइक करनी है कि नहीं। फंडामेंटली तो ये ट्रंप और उनकी पार्टी के अगेंस्ट है, वो हमले नहीं चाहते, वो मिडल ईस्ट से निकलना चाहते हैं। उनका फोकस है अपने मुल्क की तरफ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, लेकिन इजराइल की तरफ से काफ़ी दबाव है कि हमला किया जाए। तो US ने एक सॉलिडेरिटी का पैगाम दिया है और एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ओमान पहुंचाया है, और बाकी सिस्टम्स को भी वो एक्टिवेट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं हम हमला नहीं करेंगे, और कभी वो वार्निंग देते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर दे, हमसे डील कर ले, नहीं तो ख़तरनाक नताइज के लिए तैयार रहे। तो जो बात हम कह रहे थे इनके एलाइज के टूटने की, सीरिया की अगर बात करें तो अहमद अल-शरा, सारी दुनिया ने इस वक्त तक ये तो समझ लिया है कि अरबों का भी उस पर हाथ है, तुर्की का भी उस पर हाथ है, और ट्रंप का भी हाथ है। और बशार अल असद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था वो कहाँ पर पनाह ले रहा है? रूस के अंदर। और अहमद अल-शरा ने रूस पर तनकीद भी की हुई है और रूस से मुतालबा भी किया हुआ है कि जी ये बशार अल असद को हमारे हवाले करो, इन्होंने बहुत से वॉर क्राइम्स किए हैं। तो ऐसे लग रहा था कि ये तो मतलब वेस्टर्न कैंप में है, ये तो अमेरिका की जो फोर्स दाइश के ख़िलाफ़ इन्होंने बनाई है उसमें भी शामिल हो गए हैं, जो खुद कभी दाइश का पार्ट थे। तो ऐसे लग रहा था कि रूस के पास तो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रशिया ने यहाँ पर डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है और अहमद अल-शरा ने थोड़ी सी प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाई है, और इन दोनों ने हाथ मिला ली हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस की यही ख्वाहिश है कि मेडिटेरेनियन सी पर रूस की जो 2 मिलिट्री बेसिस हैं, लताकिया और तुर्तुस बेसिस, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और यहाँ पर रूस ने इनके साथ एक ये भी एग्रीमेंट किया है कि एक बेस इनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में थी, जो कि कुर्दिश इलाके थे, वहाँ से रूस निकल जाएगा। क्योंकि अब ये खबरें आई हैं कि SDF यानी जो कुर्दिश ग्रुप्स थे उनके साथ मुआहदा हो गया है और अहमद अल-शरा की फोर्सेस में वो जम हो जाएंगे। अभी उनकी कुछ फाइटिंग तो चल रही है, क्योंकि एक रात में तो सारे मसले नहीं हल हो सकते। तो रूस ने कहा है कि हम वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मेडिटेरेनियन में जो 2 हमारी बेसिस हैं आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और यहाँ सरप्राइजिंगली अहमद अल-शरा ने कहा है कि बिल्कुल हम आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। वो अहमद अल-शरा जिनको बहुत हद तक ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से सपोर्ट मिली थी, तुर्की की तरफ से सपोर्ट मिली थी और सऊदीज की तरफ से। और अब रूस जो कि इनका पुराना दुश्मन है, जो इन पर बमबारी करता है, और इन्होंने भी रशियन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम किया है, इन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए हाथ मिलाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अमेरिका के लिए बुरी खबर है कि रूस सीरिया में अभी तक नज़रें जमाए बैठे हैं। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर रूस के पास और भी कई ऑप्शंस हैं। रेड सी के ऊपर सूडान की एक पोर्ट है, वहाँ पर रशियन प्रेजेंस है, और लीबिया में भी रशियन प्रेजेंस है। और रूस ने इस हवाले से सारी तैयारियां की हुई हैं कि सीरिया में अगर इनको कोई मसला होता है, जो कि अब तो चांसेस कम है, जब ज़्यादा जंग शुरू हो गई थी, जब बशार अल असद का तख्ता उल्टा जा रहा था, वो ज़्यादा ख़तरे वाली बात थी। अब तो ख़तरा कम है। अगर रूस तब मेंटेन कर गया है तो अब तो फ्यूचर में भी वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस मेंटेन करेगा। और यहाँ अहमद अल-शरा ने रूस के किरदार की तारीफ़ की कि इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए रशिया ने तारीख़ी किरदार अदा किया है। और पुतिन ने भी कहा कि सीरिया के हवाले से हम आपकी स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पूरे सीरिया पर आपकी हुकूमत हो। बशार अल असद का तख्ता उल्टने का रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि इनकी दरमियान जो दोस्ती और पार्टनरशिप थी ये 50 साल से ज़ायद पुरानी थी। जी हाँ, रूस जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, कोल्ड वॉर एरा में इन्होंने सपोर्ट किया था बशार अल असद के वालिद को।
हाफिजुल असद की फोर्सेस को हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट ये सप्लाई करते थे और उसके बाद फिर बशारुल असद को। तो एक बड़ा अहम कनेक्टिंग पॉइंट था ईरान और रूस के दरमियान ये सीरिया, जो कि इनके हाथ से निकल गया। और इसलिए हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अब जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं। 2020 से पहले ये इतनी क्लियर नहीं थी। रूस और इजराइल की भी बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और चाइना इजराइल के भी, लेकिन इजराइल ने डायरेक्टली हिट किया इनके इंटरेस्ट को मिडल ईस्ट के अंदर, रशियन और चाइनीज इंटरेस्ट को। इसलिए अब ये भी खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब मजीद एलाइज को खोना सपोर्ट नहीं कर सकते। और उनमें सबसे अहम आजकल जो जेर मौजू हैं वो ईरान ही है। तो ईरान अगर गिर जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इसलिए सीरिया के अंदर रशियन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है रशियन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ बैठकर वो अमेरिकन के लिए एक ओपन ग्राउंड नहीं छोड़ सकते। रशिया और चाइना के ये मूव्स देखकर क्लियरली लगता है कि अमेरिका को यहाँ पर खुला ग्राउंड नहीं मिलने वाला और इन दोनों की बड़ी गहरी नज़र है। सीरिया में भी प्रेजेंस को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है और ईरान को मैसिव सप्लाईज की जा रही हैं और टेक्नोलॉजिकली इक्विप किया जा रहा है ताकि ईरान इस चैलेंज से निपट सके। यानी क्लियरली रूस और चाइना अब चुप नहीं बैठे। और दूसरी तरफ तुर्की और सऊदी अरब की भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट इनको हासिल है और इनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जंग नहीं होनी चाहिए। और यही वो चीज़ है जो यूएस को कोई बड़ा इकदाम लेने से रोक रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन इकदामात के पेश नज़र आप क्या समझते हैं। क्या यूएस इतना बड़ा रिस्क लेगा? क्या इस रीजन में वो इतनी बड़ी जंग शुरू करेंगे जिससे इकोनॉमी और अमन सब तबाह हो जाएगा और इन सब रीजनल पावर्स के दरमियान टेंशन्स भी बढ़ जाएंगी? क्या ये सिनेरियो आप ट्रंप के अंडर देख रहे हैं या आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।